हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द सीमेंट। ओके, तो जो सीमेंट होता है वो दो चीज़ों से मेजरली मिलके बना होता है, एक कैल्करेशियस और एक आर्गिलेशियस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, कैल्करेशियस का मतलब होता है कैल्शियम के कंपाउंड्स और आर्गिलेशियस का मतलब होता है एल्युमिनियम के कंपाउंड्स। कि कैल्शियम और एल्यूमिना मेजर इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इनको मिला के ही हम सीमेंट को बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? ओके। अगर मुझे कैल्शियम के कंपाउंड्स चाहिए तो मैं वो मेजरली कहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ? तो जो मरीन शेल होती है, लाइमस्टोन, मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, और जो लाइम होता है उससे हम निकाल लेते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स। और जो एग्रेलेशियस मतलब एल्यूमिना कहाँ से निकालते हैं? क्ले से, आपका स्लेट, ये दिस इज स्लेट। ओके, शेल से, मरीन शेल से, इनसे हम एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगर मैं डेप्थ में जाऊं कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सीमेंट में मिलते हैं, तो ओपीसी, ओपीसी जहां पे बोलूंगा उसका मतलब समझ जाना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो ओपीसी होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लाइम। लाइम कितना परसेंट और कितने परसेंट के बीच में प्रेजेंट होता है? 62% से 67% के बीच में लाइम प्रेजेंट होगा, याद रखना है ये। नेक्स्ट, सिलिका, इनको हम डिटेल में देखेंगे। सिलिका जो होगा वो 17 से 25% के बीच में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, एल्यूमिना जो होगा वो 3 से 8 के बीच में। अब जो होगा कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम के नाम से भी बोलते हैं, वो 3 से 4% के बीच में। आयरन ऑक्साइड 3 से 4 के बीच में। मैग्नीशिया 1 से 3 के बीच में। सल्फर जो होगा वो भी 1 से 3 के बीच में। और एल्कलीज, एल्कलीज मतलब क्या होता है? Na और पोटेशियम के ऑक्साइड्स को हम एल्कलीज बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Na और के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइज या एल्कलीज बोलते हैं। तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और एल्कलीज, ये क्या है? ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके सीमेंट के। तो सीमेंट के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद रखना है, ये होते हैं। लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है। इनके परसेंटेज आपको याद रखना है। लाइम 67 तक हो सकता है, सिलिका 17 से 25 होगा। ये दोनों तो इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 3 से 8 एल्यूमिना होता है, और ये दोनों 3 से 4 और 3 से 4 होता है। तो कैल्शियम सल्फेट, जिसका नाम मैंने जिप्सम दिया, वो 3 से 4, और आयरन ऑक्साइड जो कि आपका कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा, अभी देखने वाले डिटेल में, 3 से 4% होता है। मैग्नीशिया 1 से 3% होता है। सल्फर 1 से 3% होता है। एल्कलीज 0.3 से 1% होता है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम लाइम की बात कर लेते हैं। देखो, लाइम का मतलब क्या होता है? लाइम का अगर मैं मेजरली मतलब बताऊं तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया कितना होता है ये आपका, 62 से लेके 67% तक आपका लाइम प्रेजेंट होगा। ओके, क्या काम करता है ये? मेजर जो फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रेंथ इंपार्ट करने का काम होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ जो मिलती है सीमेंट को वो लाइम से मिलती है। और साउंडनेस बनाए रखने का काम करता है। अब आप बोलोगे साउंडनेस क्या है? देखो, साउंडनेस का मतलब है, मान लो ये आपका कोई एक सीमेंट का सैंपल है। इस सीमेंट के सैंपल को आपने पानी डाल के रख के छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद आपने देखा कि सीमेंट का जो सैंपल है वो फूल के हो गया बड़ा, मतलब इसका वॉल्यूमेट्रिक क्या हो गया? वॉल्यूम चेंज हो गया। मतलब इसमें वॉल्यूमेट्रिक क्या आ गए? चेंजेस आ गए। तो जो वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आए, उसी ही करेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? उसी करेक्टरिस्टिक को आप बोल सकते हो कि दैट करेक्टरिस्टिक इज नोन एज द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। तो साउंडनेस को मेंटेन करने का काम आपका लाइम करता है, मेंटेन करने का, कि ये अनसाउंड ना हो। अनसाउंड कौन होता है? अनसाउंड वो होता है जो फूल जाता है, और साउंड कौन होता है? जो फूलता नहीं है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और साउंड रहेगा। अगर एक्सिस में मिला दूं ना मैं, अगर मैं इसको एक्सिस मात्रा में मिला दूं, तो ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। अगर ज़्यादा डाल दूंगा तो ये सीमेंट को क्या कर देगा? अनसाउंड कर देगा। अनसाउंड मतलब अभी बताया मैंने कि उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। कम हो जाए अगर, कितने से? 62 से 67% से भी अगर डिक्रीज हो जाए, तो अर्ली सेटिंग टाइम, मतलब समझ रहे हो अर्ली सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है? कि जो सीमेंट का जमना है वो जल्दी जमने लग जाएगी। अब आपको समझाता हूँ सेटिंग टाइम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेस्ट बना के यहाँ पे सीमेंट का रखा है। यहाँ पे आपने सरफेस पे एक पेस्ट बनाया सीमेंट का और रख दिया। आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ा, तो जो सीमेंट होगा वो पहले लिक्विड स्टेट में होगा। आपको पता है सॉइल में हम पढ़ते हैं लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड, अटरबर्ग के, है ना, ये करेक्टर होते हैं सॉइल के। तो सीमेंट इज मोर और लाइक सॉइली होता है बॉस। तो हमने पानी मिलाया तो वो लिक्विड स्टेट में था। तो वो टाइम, जिस टाइम पे वो लिक्विड से प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, मतलब अपनी पूरी की पूरी प्लास्टिक स्टेट को छोड़ के सेमी सॉलिड में मूव करने लग जाए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस टाइम को ही आप बोलोगे क्या? द अर्ली सेटिंग टाइम। ठीक है,
और स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट ऑल्सो डिक्रीज। अगर कमी पड़ गई तो भाई स्ट्रेंथ तो दे रहा था ना, अगर कम डालोगे तो स्ट्रेंथ तो खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको पता है क्या होता है, 17 से 25% जो होता है सीमेंट के अंदर वो होता है सिलिका। याद रखना है 17 से 25, कहीं पे आपको 18 to 25% भी मिलेगा। काम क्या होता है इसका, इट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ। इसका सिर्फ एक काम होता है कि सिर्फ भैया हम तो स्ट्रेंथ दे देंगे सीमेंट को, स्ट्रेंथ के अलावा हमसे कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए, 25 से ज़्यादा डाल दूँ, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज इंक्रीज, मतलब जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन ये जमने का टाइम, मतलब सीमेंट के प्लास्टिसिटी लूज करने का टाइम भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बहुत देर में जाके सीमेंट जमेगी। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा ये, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, बट ये साथ साथ में क्या करेगा, उसकी जो जमने की जो टाइमिंग है उसको भी बढ़ा देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। एलुमिना क्या होता है, आपको पता है एलुमिना मैंने बताया था कि 3 से लेके और 8% तक एलुमिना प्रेजेंट होता है। एलुमिना के मैं मेजर फंक्शन आपको ऐसे बता देता हूँ। एलुमिना ना फायर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फायर, कहीं आग लगे, आग का काम चल रहा है, वहाँ पे आपको वर्क करना है तो आप एलुमिना ज़्यादा ऐड करो। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्लेस जहाँ पे आग का काम ज़्यादा होता है तो आप क्या ऐड करते हो, एलुमिना ऐड करते हो। कितना ऐड करते हो, 3 से लेके और 8% तक आप एलुमिना ऐड करते हो। और क्या काम होता है एलुमिना का, तो देखते हैं डिटेल में। ये आपको क्विक सेटिंग, आपको जैसे मान लो आपको जल्दी से एक ऐसे सीमेंट चाहिए जो कि जल्दी से जम जाए, तो आप वहाँ पे एलुमिना ऐड कर देते हो। क्या ऐड कर देते हो, एलुमिना। जितनी एलुमिना ज़्यादा ऐड होगी उतनी जल्दी से वो जम जाएगा। मतलब मान लो आपको फटाफट फटाफट एक रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है कि यहाँ से तुरंत आपको ट्रैफिक स्टार्ट करना है, तो आप कुछ मत करो, उसके अंदर जो सीमेंट डाली है ना आपने, उस सीमेंट के अंदर एलुमिना को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। जब एलुमिना उस सीमेंट में इंक्रीज होगा तो वो जो रोड होगी उसको आप जल्दी से ओपन कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने 8% से ज़्यादा डाल दिया ना तो ये वीक भी कर देती है सीमेंट को। अगर 8 से बहुत ज़्यादा डाल दिया, 10 तक तो चलो चल जाएगा, आपने 12% मिला दिया तो ये वीक कर देगी। इतनी वीक कर देगी कि जैसे ही उस पर गाड़ियाँ चलेंगी तो उस गाड़ियाँ अपने साथ ले जाएंगी उसको। तो देखो, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स। अब आप बोलोगे फ्लक्स का मतलब क्या है बाबू राव, तो फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स का मतलब ऐसा एक इंग्रेडिएंट, ऐसी एक चीज़ जो रिएक्शन को तेज कर दे, फंक्शन को तेज कर दे, कैटलिस्ट की तरह काम करे। जब हम सीमेंट बनाते हैं ना, तो सीमेंट बनाते टाइम पे आपको पता है सीमेंट क्लंकर, मतलब कंकर की फॉर्म में बनते हैं, मोटे मोटे उनको ग्राइंड किया जाता है तब जाके आपको सीमेंट मिलता है। तो जो कंकर की फॉर्म में, जिनको हम क्लिंकर बोल रहे हैं, उन क्लिंकर को हमें 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना होता है। लेकिन अगर इसमें मैंने एलुमिना ऐड कर दिया, एलुमिना मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो जो काम 1400 डिग्री पे हो रहा था वो 900 डिग्री पे या 500 डिग्री पे हो जाता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि 1400 से 900 डिग्री पे अगर आपको रिड्यूस करना है टेम्परेचर, तो एलुमिना मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इंक्रीज कर दे दिया जाता है, तो ये जल्दी से आपका बन के फ्लक्स की तरह काम करता है। मैंने बताया अगर ज़्यादा मिलाया तो भाई सीमेंट को वीक कर देगा। क्विक सेटिंग देता है ये एलुमिना, और फायर रेजिस्टेंस भी देता है। तो ये चीज़ें आपको एलुमिना के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट होता है कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपका कितना होता है, 3 से लेके 4% तक आपका प्रेजेंट होता है बॉस। कितना, 3 से लेके 4% तक, जिसको जिप्सम की फॉर्म में डालते हैं। ये क्या करता है, ये एक तरीके से बोल सकते हो कि रिटार्डर की तरह काम करता है, मतलब जमने नहीं देता, क्विक सेटिंग नहीं देने देता, तो इंक्रीज कर देता है इनिशियल सेटिंग को। मान लो आपको यहाँ पे पेस्ट बना के और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर लेके जाना है, ए पॉइंट पे बना के बी पे लेके जाना है, तो आपने यहाँ पे पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद में आपने यहाँ पे एक उसको पेस्ट बना के यहाँ पे लेके जाना है, तो आप उसके अंदर क्या ज़्यादा डाल दो, आप उसके अंदर कैल्शियम CaSO4 ज़्यादा डाल दो, तो जमेगा नहीं पेस्ट, आप आराम से बी पॉइंट पे ले जा सकते हो। तो इट विल इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, ये आपको याद रखना है। हम इसको जिप्सम की फॉर्म में डालते हैं, आपको पता है कैल्शियम सल्फेट का ही, जिप्सम को ही कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका आयरन ऑक्साइड। एक चीज़ होती है आयरन ऑक्साइड, इट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ। आपको पता है स्ट्रेंथ देता है आयरन ऑक्साइड, यस देता है, हार्डनेस भी देता है। कितना होता है, कितना होता है, 3 से 4%, ये भी 3 से 4% आपका प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इसका मेजर फंक्शन है ना, वो आपको मैं बता दूं क्या होता है। इसका जो मेजर फंक्शन होगा वो होगा इसका रेडिश ब्राउन टिंट देना, मतलब कि ये एक रेडिश कलर का ब्राउन टिंट आपको प्रोवाइड करता है, मतलब रेड कलर आपको देगा। कौन देगा, जो सीमेंट के अंदर जो कलर होता है ना वो तो ग्रे होता है सर, लेकिन जो ओवरऑल कलर होता है वो ग्रे होता है, लेकिन जो उसके अंदर मैक्सिमम जो टिंट होता है वो कैसा होता है, रेडिश टिंट होता है। वो किसकी वजह से मिलता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से मिलता है। तो याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड उसको रेडिश ब्राउन टिंट देता है।
और हार्डनेस भी देता है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये भी मत रखो यार, स्ट्रेंथ तो देगा ही थोड़ा बहुत। ये भी याद रखना है कि 3 से 4% तक होता है, 3 से 4% तक ये प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 to, लेट मी चेंज कलर हेयर, 3 to 4% तक आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। मेजर काम है रेडिश ब्राउन, याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर देने का काम करता है। नेक्स्ट होता है मैग्नीशिया। देखो ये होता है आपका 1 से लेके 3% तक, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 1 से लेके 3% तक होता है। तो क्या देता होगा, येलो कलर देता है। ये रेड कलर दे रहा था, ये आपका येलोइश कलर आपको देगा, किसको, मैग्नीशिया को। नेक्स्ट होता है आपका सल्फर, जो कि आपका ये भी 1 से 3% होता है। देखो पहले क्या था आपका, मैग्नीशिया था, वो भी 1 से 3% था। नेक्स्ट आपका सल्फर जो होगा वो भी 1 से 3% होगा। सल्फर बिना मांगा ज्ञान होता है, जो कि बिना मतलब में आ जाता है। कहाँ से आता है, जब हम लाइम ऐड कर रहे होते हैं, एल्यूमिना ऐड कर रहे होते हैं, तो उनके साथ में चिपक के आ जाता है ये। तो ये इसका सिर्फ एक काम होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक चेंज कर देता है, मतलब अनसाउंड कर देता है, मतलब फुला देता है सीमेंट को। 1 से 3% होता है। नेक्स्ट होता है एल्कलीस। आपने देखा कि सोडियम के और पोटेशियम के ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि 0.3 से लेके और 1% के बीच में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपने सफ़ेद सफ़ेद धब्बे देखे होंगे, ये मान लेते हैं वॉल है, दीवार है। वॉल के ऊपर जब वॉल बन जाती है, दीवार बन जाती है, तो उसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद कलर के धब्बे आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखा होगा सम टाइम, यू हैव ऑब्जर्व दिस आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो धब्बे आए ना, वो क्यों आए, प्रेजेंस ऑफ द एल्कलाइज, ओके, जो एल्कलीज प्रेजेंट है उनकी वजह से वो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आए। अब हम देखते हैं कि जब हमने पानी मिला दिया, ये सीमेंट था, सूखा सीमेंट, ठीक है, सीमेंट बना लिया, इसके अंदर पानी ऐड करना है। जैसे आप वाटर ऐड करोगे, तो वाटर ऐड करने पे इसके अंदर एक रिएक्शन होगी, जिसको हम रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। मतलब सारे एल्यूमिना, लाइम, मैग्नीशिया, सल्फर, आयरन ऑक्साइड, ये सब पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे। जब ये पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। उन कंपाउंड्स को बोलते हैं बोगस कंपाउंड या बोग कंपाउंड्स। तो सबसे पहला जो बोग कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे सिलाइट, जिसको C3A से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना परसेंट बनेगा ये बनेगा 4 से 14%। चलो इसको समझाने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। क्या, यहाँ पे जो बोग कंपाउंड बनेंगे वो 4 तरीके के बनेंगे। 2 में एल्यूमिना प्रेजेंट होगा और 2 में सल्फर प्रेजेंट होगा। तो याद रखना, जहाँ पे एल्यूमिना प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपको हीट ज़्यादा मिलती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको वहाँ पे अधिकतम मिलती है। और जहाँ पे आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बोगस कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है, उसका मतलब है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जहाँ पे एल्यूमिना प्रेजेंट है वहाँ हीट ज़्यादा निकलेगी, जहाँ सल्फर प्रेजेंट है वह उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो सबसे पहला यहाँ पे C3A बन रहा है, जिसका सिलाइट नाम होता है, जो कि 4 से लेके 14% के बीच में बनेगा। और मैंने आपको बताया कि एल्यूमिना है तो ये हीट ज़्यादा देगा। हीट क्या होता है, हीट कैसे निकलती है, ये दिमाग में आना चाहिए। जैसे ही जो सीमेंट का जो सैंपल होता है, वो जैसे ही H2O के करीब आता है ना, तो जो रिजल्टेड वैल्यू होती है वो होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मैक्सिमम, हीट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मैक्सिमम। तो जो एल्यूमिना होता है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन को जल्दी प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करता है। 24 आवर्स में ही पूरी की पूरी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल देता है। इसका फॉर्मूला याद नहीं रखना है। सिलाइट होता है, 14% तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है और इट रिलीज द मैक्सिमम हीट ऑफ द हाइड्रेशन। रिमेंबर दिस। मतलब अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा जो बोगस कंपाउंड है, अभी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हीट कौन निकालता है, सबसे ज़्यादा ओवरऑल हीट कौन निकालता है, तो आपको बोलना है C3A। मतलब आप बोल सकते हो सिलाइट, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको बोला है मैंने। ओके, आगे मूव करते हैं। एक और चीज़, इसकी मैक्सिमम एफिनिटी होती है टूवर्ड्स द वाटर, मतलब पानी को देख के चिपक जाता है, ये तुरंत रिएक्शन करता है, ठीक है। क्रैक्स भी सबसे ज़्यादा डेवलप करेगा, क्यों, हाइड्रेशन से निकलेगी हवा, हवा मतलब एयर, एयर मतलब हीट यार, हीट निकलेगी तो क्रैक भी डेवलप होंगे। दूसरा जो आपका बोगस कंपाउंड होता है वो होता है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इसको C4A ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिलाइट इसकी बोल सकते हो कि नेम होता है। फिलाइट इज द नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ बोगस कंपाउंड, जो कि 10 से लेके 18% तक आपको प्रेजेंट मिलता है, आपको वहाँ पे मिलता है, ठीक है। 10 से लेके और 18% के बीच में मिलता है। पिछला वाला 14% था, ये 10 से 18% होता है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है। ये इसकी क्या खास होती है, इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन हाईएस्ट होती है, रेट मैक्सिमम होती है, पहली बात तो। लेकिन ये सबसे घटिया, आप बोल सकते हो सबसे घटिया
बोगस कंपाउंड, इसमें कोई भी सीमेंटियस प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाइंड कर दे। तो आप इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉर्मूला है। नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस, इसका कोई भी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं होता। इट हैज़ वर्स्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी अलोंग द ऑल बोगस कंपाउंड्स, अंडरगोज द हाइड्रेशन इन 24 आवर्स। मैंने बताया जिसके अंदर भी ए मिल जाए, एल्यूमिना मिल जाए, वो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करेगा पानी ऐड करने पे, और इट विल रेट ऑफ हाइड्रेशन विल बी इंक्रीज। 24 घंटे के अंदर इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपका एलाइट, जिसको हम C3S से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कौन आ गया, S, और S के लिए मैंने बताया था गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज बेस्ट होती हैं इनकी, मतलब चिपकते अच्छा हैं। तो हाइड्रेशन इसकी वीक के अंदर होती है। मैं एक चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा यही बनता है आपका OPC की बात चल रही है, याद रखना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात चल रही है ये, जहाँ पे सीमेंट बोलूँ सिर्फ OPC की बात चल रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं बनेगा तो आपका काम ही नहीं चलेगा। इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन अ वीक ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर, मतलब पानी ऐड करने के एक वीक के अंदर, मतलब आप बोल सकते हो कि 7 डेज के अंदर ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, आप बोल सकते हो कि जो तुरंत डालते ही जो अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है उसके लिए ये आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट आपके पास में बोल सकते हो पार्टिकल साइज ऑफ इज वेरी स्मॉल ड्यू टू विच इज रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट, मतलब इसके पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से ये हाइड्रेशन में निकलने वाली हवा को जल्दी से नहीं निकलने देता, बहुत 7 दिन में आराम आराम से निकलने देता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी, बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट होता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या C2S से S आ गया यहाँ भी, तो बेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा। लेकिन ये जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा वो प्रोग्रेसिव देगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, टाइम लेगा, क्या लेगा, टाइम लेगा, इट विल टेक टाइम, बहुत सारा टाइम लेगा, मतलब 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर आपको क्या निकाल के देगा, ये बेस्ट प्रॉपर्टीज निकाल के देगा। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि ये 1 साल लेता है पूरा का पूरा बाइंडिंग अपनी पूरी करेक्टरिस्टिक देने के लिए। 15 से 35% होता है ये, 15 से 35% याद रखना है। पिछले लास्ट वाला कितना था, लास्ट वाला था 45 से 65%, मतलब मैक्सिमम आपको C3S ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में 15 से 35% आपका C2S होता है, 15 से 35% आपको याद रखना है। इसका काम होता है 1 साल के अंदर आपको एक पूरी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज देता है, 1 साल के अंदर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस, मैंने बताया कि टाइम के साथ में स्ट्रेंथ देता है। इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू ऑफ द सीमेंट अगेंस्ट द केमिकल एक्शंस, मतलब केमिकल आके इससे रिएक्शन करेंगे तो नहीं करने देगा या फिर करेगा नहीं रिएक्शन। ओके, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इज लीस्ट अमॉन्ग द ऑल बोगस कंपाउंड, मतलब इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो हीट है वो मिनिमम होगी, मतलब रेट भी मिनिमम होगी, और ओवरऑल बोल सकते हो कि ओवरऑल जो हीट पैदा होगी वो भी मिनिमम होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन विल बी मिनिमम। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ भाई साहब जो बोगस कंपाउंड बने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे के सारे। मैंने सबसे पहले लिखा था आपका C3A, ठीक है, उसके बाद में लिखा मैंने C4AF, उसके बाद में लिखा था मैंने C3S, उसके बाद लिखा था C2S। अब आपको इनको जमाना है। सबसे पहले है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीमेंटियस प्रॉपर्टी, मतलब सबसे अच्छी सीमेंटियस प्रॉपर्टी किसकी होगी बताओ, सबसे अच्छी सीमेंटियस प्रॉपर्टी कौन देगा इन चारों में से। पॉज द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इन चारों में से सबसे अच्छी सीमेंटियस प्रॉपर्टी कौन देने वाला है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सीमेंटियस प्रॉपर्टी। क्या ये देगा, क्या ये देगा, क्या यह देगा। आपको पता है कि सीमेंटियस प्रॉपर्टी तो S वाले देते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि C3S सबसे ज़्यादा देगा, उससे कम कौन देगा, C2S देगा, और सबसे बेकार कौन होता है, सबसे भद्दा जो होता है वो C4AF होता है, तो यहाँ लिख सकते हो C4AF, और बीच में बचा कौन, C3A बचा। तो ये आपको याद रखना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीमेंटियस प्रॉपर्टी। अब आई है ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हीट पैदा करने वाला कौन होगा। तो आपको पता है एल्यूमिना सबसे ज्यादा, तो C3A। उसके बाद आप बोलोगे कि C4AF, नहीं ये जल्दी करता है लेकिन सबसे ज्यादा C3S देता है। ये बस ये आपको याद रखना है, ये कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद में C4AF देगा, और सबसे कम हीट देने वाला जो होता है वो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ भी देता है C2S।
उसके बाद होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती है आपको पता है? सबसे ज़्यादा तो सबसे जल्दी तो यही भग के रिएक्शन करता है C4AF की, भैया मैं तो जाते ही मिल जाऊंगा और तुरंत रिएक्शन कर दूंगा। उसके बाद में रेट ऑफ हाइड्रेशन किसकी ज़्यादा होती है? तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ हाइड्रेशन जो मिलेगी वो किसकी ज़्यादा मिलेगी। देखो यहाँ पे एल्युमिनिया और किसके साथ आ रहा है? C3A के साथ में, उसके बाद में C3S, और सबसे कम जो रेट ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन ओवरऑल देता है वही देता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर द डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, यू कैन से। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स आपसे पूछता है बार बार, इसको मैंने इस तरीके से भी मेंशन किया हुआ है, यू कैन रिमेंबर दिस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स सीमेंट के अंदर होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। बोगस कंपाउंड से यही क्वेश्चन आपका आता है, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम टेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद टेस्ट डिस्कस करेंगे। जो एक बैग होता है सीमेंट का, उसके अंदर 50 kg सीमेंट आता है। ओके, 1 मीटर क्यूब सीमेंट जो होता है उसके अंदर 30 बैग्स आ सकते हैं, और एक बैग जो होता है उसका जो वॉल्यूम निकालूंगा तो 0.0347 मीटर क्यूब होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट होता है सीमेंट इन टोटल। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे एक सीमेंट ले ली और मैंने बोला कि इस सीमेंट को, ये मान लेता हूँ 100 ग्राम सीमेंट ले ली, कितनी 100 ग्राम सीमेंट ले ली। मैंने बोला कि इस 100 ग्राम सीमेंट को कंप्लीटली हाइड्रेट करने के लिए या इसका हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए भैया मेरे को कितना पानी चाहिए? तो आपको चाहिए टोटल जो पानी चाहिए, 100 ग्राम सीमेंट ली ना, तो उसका 38% चाहिए। आप बोलोगे यहाँ तो 23% लिखा हुआ है। नहीं, देखो आगे भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 15% और चाहिए, 23% और चाहिए, मतलब 23 + 15 कितना होता है ओवरऑल? 38% होता है ना। तो 38% आपको पानी चाहिए एक OPC सीमेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम चलते हैं भाई टेस्ट करने के लिए, सीमेंट का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले फील्ड पे जाएंगे घूमते हुए टहलते हुए, और जाके देखेंगे भाई यहाँ जेई साहब आगे। अ सैंपल ऑफ सीमेंट टू बी टेस्टेड शुड ओनली बी यूनिफॉर्म ग्रे। आपने देखा, खोल के आंखों से देखा, आपने ये दे होना चाहिए कि पूरा का पूरा सीमेंट ग्रे कलर का होना चाहिए, ऐसा नहीं काला कहीं से बिल्कुल सफ़ेद, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा यूनिफॉर्मली ग्रे होना चाहिए, तो सही है। दूसरा देखा आपने, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, सीमेंट व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर शुड बी फील स्मूथ। जब आप उसको उंगलियों के बीच में रगड़ो तो ये स्मूथ फील होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है, द सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द सेट ऑफ लम्प्स। लम्प्स क्या होते हैं? गुठलियाँ, मतलब कंकर जैसे नहीं होने चाहिए उसके अंदर आप जब रब करो। फ्लोट, हाँ ये वाला टेस्ट अच्छा होता है। फील्ड पे आपने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, कंटेनर लेने के बाद में यहाँ पे ये वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद में आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से आपने डाला, क्या आपने यहाँ पे डाल दिया सीमेंट। पहले वो फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद में वो सिंक करना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है, इमीडिएटली वो सिंक कर रहा है, तो इट्स गुड, पास कर दो, आगे जाने दो। नेक्स्ट, इट शुड बी फील कूल। अच्छा ठंडा फील होना चाहिए, जैसे हम सीमेंट के कट्टे में हाथ दें तो ठंडा ठंडा लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। जो C3S होता है ना, उसको हाइड्रेशन करने के लिए 24% पानी चाहिए। आपने तो अभी तो आपने बोला था यार कि 38% चाहिए, अभी आप बोल रहे हो कि 24% चाहिए, क्या बोल रहे हो? देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया था ना, 100 ग्राम लिया था, उसके मैं बोल रहा था कि 38 आपको ग्राम पानी चाहिए, मतलब 38% पानी चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि जो 38 ग्राम पानी डालोगे ना आप, जो 38 ग्राम पानी डालोगे, उस 38 ग्राम का 24% चाहिए भैया। उस 38 ग्राम का 24% आपको सिर्फ और सिर्फ C3S के, क्योंकि सबसे ज़्यादा 45% यही तो होता है यार, समझ पा रहे हो? तो सबसे ज़्यादा पानी इसको चाहिए ना। और C2S को भी कितना चाहिए? 21 चाहिए। किसका 21? 38 का। और रिमेनिंग में C3A और C4AF हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, अब बात करेंगे हम फील्ड में स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करें। देखो, एक क्यूबॉइड बनाना है जिसका साइज 200 mm और 250 mm होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपने एक बना लिया। बनाने के बाद में इसको कुछ नहीं करना, आपको पानी में डाल देना, एक कंटेनर में डाल देना। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। फॉर 7 days यू जस्ट डिप इनटू द वाटर। आप 7 days के लिए इसको आपने पानी में डाल दिया। उसके बाद बाहर निकाला और इसको इस तरीके से रखा, और इसके नीचे 2 सपोर्ट लगाए, और जो सपोर्ट होने चाहिए उनकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 150 mm डिस्टेंस पे होना चाहिए। ऊपर से आपने फोर्स लगाया, 340 न्यूटन का फोर्स पे। अगर नहीं टूट रहा है, तक नहीं टूट रहा है तो ये सही है, अगर टूट जा रहा है तो ख़राब है। तो 340 तक नहीं टूटना चाहिए,
ये आपको याद रखना है, फील्ड पे करना है आपको, ठीक है। अब हम लैब में आ जाते हैं भाई, लैब में चलो भाई, फील्ड में बहुत हो गया, अब लैब में बात करेंगे। लैब के लिए जो पहला टेस्ट होता है वो होता है फाइननेस टेस्ट। अब आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फाइननेस। देखो ध्यान से, फाइननेस को समझते हैं। ये एक कंटेनर है ए और ये एक कंटेनर है क्या, बी। फाइननेस क्या होती है, फाइननेस मतलब कितनी, कोई पार्टिकल कितना छोटा है। यहाँ पे मैंने मोटे मोटे पार्टिकल्स डाले हुए हैं और यहाँ पे मोटे मोटे पार्टिकल्स डाले हुए हैं। ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले हुए हैं। आप मुझे बताओ कि फाइन ग्रेन या फाइन कौन सा है इसमें से, फाइन सीमेंट कौन सा है, विच सीमेंट इज फाइन, ए वाला कि बी वाला, विच सीमेंट इज मोर फाइन। ऑफ कोर्स बी वाला जो होगा वो ज़्यादा फाइन होगा। अब यहाँ पे फाइननेस टेस्ट क्यों करते हैं, है ना, ये दिमाग में आना चाहिए कि वाई वी आर टेस्टिंग द फाइननेस। यार हम फाइननेस टेस्ट कर ही क्यों रहे हैं, फाइननेस से मतलब क्या है, देखो ध्यान से। आप मुझे बताओ कि एक कंटेनर में जिसमें मोटे मोटे वो थे, पार्टिकल्स थे, उसके बीच में जो वॉइड्स होता है, ये जो जगह होती है वो ज़्यादा होती है या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जगह ज़्यादा होती है अब वॉइड्स की। तो ऑफकोर्स जो मोटे मोटे होते हैं उनमें ज़्यादा होती है सर। तो यस, ए के अंदर जो पार्टिकल साइज होगी वो ज़्यादा होगी, वॉइड साइज भी ज़्यादा होगी। जो वॉइड साइज ज़्यादा होगी ए में, और बी में वॉइड साइज क्या होगी, बहुत कम होगी, माइनर वॉइड साइज होगी। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा ना, और यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा। बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात है। ए के अंदर जो रेट ऑफ हाइड्रेशन विल बी इंक्रीज एंड बी के अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन विल बी बहुत कम, सो मच कम। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए के अंदर ज़्यादा वॉइड होता है, वॉइड का स्पेस भी ज़्यादा होता है, इजीली पानी में अंदर जा पाएगा, और यहाँ से हाइड्रेशन जो होती है वो भी इजीली बाहर आ पाएगी, हाइड्रेशन भी जो हीट निकलेगी वो भी इजीली बाहर आ पाएगी। तो जो सीमेंट होता है उसका फाइननेस कितना होना चाहिए, ये पता करने के लिए एक फाइननेस टेस्ट करते हैं, कितना फाइननेस होना चाहिए। तो फाइननेस टेस्ट तो हम सीव से भी कर लेंगे, छलनी से भी कर लेंगे, कितना फाइन है। तो कोई भी सीमेंट जो होती है ना, वो छोटी नहीं होनी चाहिए 90 माइक्रोन से। अब माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 90 माइक्रोन से छोटी नहीं होनी चाहिए सीमेंट के पार्टिकल की साइज, ठीक है। अगर 90 माइक्रोन से छोटी है तो इतना फाइन हो जाएगा कि उसके अंदर पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये हम फाइननेस देखते हैं। तो हम देखते हैं फाइननेस टेस्ट कैसे कैसे करते हैं। दो तरीके से हम फाइननेस टेस्ट करते हैं भैया यहाँ पे। पहला तरीका होता है आपका सीव टेस्ट और दूसरा होता है आपका ब्लेंस एपरेटस, जिसको हम बोलते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे सीव टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए मैंने अभी अभी समझाया था कि एक सीव लेंगे और कितने mm की सीव, हम 90 माइक्रोन की सीव लेंगे, कितने की, 90 माइक्रोन की, ठीक है। 90 माइक्रोन मतलब 19 × 10⁻⁻6 मीटर की सीव लेंगे, जिसके जो सीव का जो साइज होता है ना, छेद का जो साइज होता है, ये जो साइज होता है वो 90 माइक्रोन होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं उससे छोटा नहीं। और उसके अंदर डालेंगे 100 ग्राम सीमेंट, उसको हिलाएंगे, इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने के बाद में नीचे कुछ ना कुछ सीमेंट आ जाएगा, सीमेंट आ गया, ऊपर कुछ ना कुछ सीमेंट बचेगा। जो रिटेन सीमेंट बचेगा, जो बचा हुआ सीमेंट बचेगा, वो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट शुड बी द मोर देन 10 ग्राम, मतलब 10% से ज़्यादा सीमेंट रिटेन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है तो पार्टिकल मोटे हैं, ज़्यादा मोटे हैं और सारे ही निकल जा रहे हैं तो ठीक है। मोटे भी नहीं होने चाहिए और पतले भी नहीं होने चाहिए, बीच के होने चाहिए, एक फिक्स क्या होने चाहिए अभी वो देखते हैं। लेकिन ये वाला जो टेस्ट है वो ऑब्सलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं जिसको एयर परमेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर ब्लेंस एपरेटस यूज़ करते हैं। ब्लेंस एपरेटस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, यहाँ पे सीमेंट भर देते हैं और एयर पास करवाते हैं। समझाता हूँ क्या होता है ब्लेंस एपरेटस टेस्ट, लेट मी एक्सप्लेन। मान लो मैंने बोला कि एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है और ये कोई दूसरा डब्बा है। इस डब्बे में यहाँ भी छेद है और यहाँ भी छेद है, इस डब्बे में यहाँ भी छेद है और यहाँ भी छेद है। यहाँ से मैंने एयर डाली, क्या डाली, हवा डाली मैंने, और यहाँ से एयर को क्या किया, बाहर निकाला, और यहाँ से भी मैंने हवा डाली और यहाँ से मैंने एयर को बाहर निकाला। यहाँ पे जो आपने पार्टिकल्स डाले वो मोटे थे, थोड़े मोटे थे, मतलब कोर्स पार्टिकल्स थे। जो मोटे पार्टिकल्स थे उनके बीच में वॉइड भी तो ज़्यादा होगा ना, बिल्कुल वॉइड ज़्यादा होगा। दूसरे वाले में जो पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, पार्टिकल्स बहुत बिल्कुल बारीक, महीन, फाइन पार्टिकल्स थे। तो जो
इसका नाम दे देते हैं ए और बी, इस तरीके से नाम दे देते हैं, है ना। इसका नाम दिया मैंने ए और इसका नाम दिया मैंने बी। अब ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब ए के अंदर जब आप एयर पंप करोगे तो क्या वो इजीली निकलेगी, कि बी के अंदर पंप करोगे जब इजीली निकलेगी? बताओ, पॉज द वीडियो, नीचे लिखो। ऑफ कोर्स ए के अंदर इजीली निकलेगी। क्यों? क्योंकि हवा वॉइड ज़्यादा है तो हवा आसानी से बाहर निकल जाएगी, हवा आसानी से बाहर निकल जाएगी, हवा आसानी से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे फंस जाएगी हवा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में फंस के रुक जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एयर फंस गई, ओके एयर फंस गई। इसी तरीके से जब रेट ऑफ मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है उसको भी जगह चाहिए, पानी पहुंचता है उसको भी जगह चाहिए। तो उसी चीज़ को देखते हैं। ये जो होता है यहाँ पे सीमेंट रखते हैं, यहाँ से हवा आती है और यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो फिर ये अपनी एक वैल्यू दे देता है। किस चीज़ में वैल्यू देता है ये वो देखने वाले हैं। हम यहाँ पे जो सीमेंट डालते हैं वो, यहाँ पे आपने 10 ग्राम सीमेंट डाली, ठीक है, तो जो वैल्यू देगा वो आपको किस फॉर्म में देगा अभी देखते हैं। एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट होती है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर आंसर देती है। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? देखो देखो भाई देखो, मैंने यहाँ पे 1 ग्राम सॉइल ली, कितनी ली? 1 ग्राम सीमेंट ली, कितनी ली? 1 ग्राम। और दूसरी भी मैंने सॉइल बोल दो या सीमेंट बोल दो, वो भी कितनी ली? 1 ग्राम, जिसके पार्टिकल्स मोटे थे, ठीक है, वो भी 1 ग्राम ली। मैंने देखा यहाँ पे 1 ग्राम मैंने ली जो कि फाइन पार्टिकल वाली थी, यहाँ पे भी 1 ग्राम ली। तो इन स्मॉल पार्टिकल्स का जो सबका ऊपर का एरिया पर यूनिट वेट, ठीक है, कि 1 ग्राम में कितना टोटल एरिया है, ये होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसका भी 1 ग्राम में कितना एरिया होगा, ये होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो आई होप स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, किसी चीज़ का स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही पार्टिकल छोटा होगा। क्यों? देखो, जितने पार्टिकल छोटे होंगे ना, जितने छोटे पार्टिकल होंगे उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे बढ़ेगा? मैंने आपसे बोला कि ये एक बड़ा सा कोई पत्थर है, इसका एरिया है इसका एरिया क्या है? इसका एरिया है सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है वो इसका एरिया है इतना। मैंने बोला इसको तोड़ दो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, आपने तोड़ दिया, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। तो अब पहली कंडीशन में जो मोटे पत्थर में एरिया था उसमें ज़्यादा है कि छोटे छोटे में ज़्यादा है? ऑफ कोर्स छोटे छोटे में ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा? एरिया कम होगा। दैट्स इट। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसका स्पेसिफिक एरिया, मतलब जितना ज़्यादा एरिया इसका मतलब उतना ही स्पेसिफिक एरिया भी ज़्यादा। और स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा इसका मतलब है पार्टिकल कैसे हैं? छोटे हैं। तो आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायमीटर ऑफ द पार्टिकल या डायमीटर ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। मतलब पार्टिकल जितने छोटे होंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना बड़ा होगा, या उल्टा बोल दो, डायमीटर जितने बड़े होंगे उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता जाएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, किससे मेजर करते हैं? ब्लेंस एपरेटस से हम इसको मेजर करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपको मैं बता दूं कि जो ओपीसी सीमेंट होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ओपीसी। जो ओपीसी सीमेंट होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, अगर आपने ओपीसी सीमेंट ली उसकी 2000, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा होता है उतना फाइन पार्टिकल हो जाता है। तो इतना भी फाइन पार्टिकल नहीं चाहिए कि भाई साहब पानी अंदर ही ना घुस पाए। तो कितना छोटा होना चाहिए? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तक आप बोल सकते हो कि इतना छोटा पार्टिकल चलेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना डायमीटर छोटा। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सरफेस एरिया या स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे अगले टेस्ट के बारे में जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी क्या होता है यार? देखो मैं समझाता हूँ। ये आपने ले ली एक सीमेंट, ठीक है। अब इस सीमेंट को क्या करना है?
इस सीमेंट में मैं कितना पानी मिलाऊं, कितना वाटर कंटेंट डालूं कि ये जो सीमेंट का पेस्ट है वो कैसा बन जाए, वर्केबल बन जाए, वर्केबल काम करने योग्य बन जाए। कितना पानी डालूं, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वही यहाँ इसमें निकालते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ईज ऑफ डूइंग वर्क विद द सीमेंट पेस्ट। आपको सीमेंट सूखी के साथ थोड़ी ना काम करना है, गीली के साथ काम करना है, तो कितना पानी डालूं वो पानी निकालना है हमको। तो हमने कैसे निकाला, एक एपरेटस होता है जिस एपरेटस का नाम होता है वाइकेट एपरेटस। देखो जो पानी निकल जाएगा ना, कि कितना पानी मैं ऐड करूं कि इजीली इसके साथ मैं काम कर पाऊं। अब आप बोलोगे आपने तो पहले बताया था कि 38% पानी आप मिला दो तो सही होता है। नहीं, वो तो मैंने हाइड्रेशन के लिए बताया था, लेकिन इजीली आप वर्क कर पाओ। आप हाइड्रेशन करवाना चाहते हो या इजीली वर्क करना चाहते हो, सूखी सीमेंट तो लगा नहीं सकते ना। तो यू वांट कि ये कंप्लीटली कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली पूरा का पूरा बन जाए, ये चाहते हो आप। तो कंसिस्टेंसी जो टेस्ट होता है वो इनिशियल सेटिंग के लिए भी, फाइनल सेटिंग के लिए, साउंडनेस, स्ट्रेंथ टेस्ट, सबके लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम वो वाटर कंटेंट निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड द वाइकेट एपरेटस। क्या करते हैं, ये मैंने एक सीमेंट का सैंपल लिया, दोबारा से ये मैंने एक सीमेंट का सैंपल लिया। इस सीमेंट के सैंपल को मैंने कुछ पानी डाला, कुछ भी डाला, मुझे आर्बिट्रेरी रैंडमली कुछ भी पानी डाला, वाटर मैंने उसके अंदर मग्गे से डाल दिया, पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के इसको इसमें भर दिया। भरने के बाद में यहाँ पे ये एक सुई होती है ड्रिल, जिसको प्लंजर बोलते हैं, जिसकी डाया 10 mm की होती है, हाइट 50 mm की होती है। इसको छोड़ दिया, जैसे छोड़ेंगे तो ये अंदर घुसेगा, इसके अंदर अंदर घुसेगा। पहली बार देखा तो आपने देखा कि यार ये कितना तक अंदर घुसा, आपने देखा कि यार ये तो 20 तक ही घुसा। तो इसका मतलब है इसमें और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालो। तो आपने और पानी डाला, पानी डाला, फिर मिलाया, फिर दोबारा से आपने सब कुछ दोबारा से किया, मतलब दोबारा से लिया और दोबारा से इसके अंदर पानी डाला, दोबारा से इसके अंदर फिर से पेस्ट भरा, फिर आपने छोड़ दिया। फिर छोड़ा तो पता चला अरे यार ये तो 34 mm अंदर चला गया। कितना चला गया, 34 mm। तो जितना पानी डाला था ना आपने, जो वाटर डाला था, वो वाटर कंटेंट ही आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट वाटर कंटेंट, वही आपको निकालना था, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। किससे, पी से। वो पानी है, वो पानी की वैल्यू है कि उस पे जो आपका सीमेंट है वो इजीली वर्क कर सकता है, यू कैन वर्क विद दैट सीमेंट इजीली, ओके। और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम उसकी हेल्प से देखो क्या क्या निकालते हैं। तो मैंने आपको बताई दी कि कैसे करते हैं। 30 से लेके 37 mm तक पेनिट्रेशन होना चाहिए उस वाटर कंटेंट को हम कंसिस्टेंट वाटर कंटेंट बोलते हैं। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट आपने कंप्लीटली कर लिया, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं कि जर्नली 24% वाटर डालते हैं तो आ ही जाता है, नहीं आता है तो आप कम और ज़्यादा करते हो पानी को तो पक्का आपका आ जाता है। जो आती है वैल्यू वाटर कंटेंट की, उसको पी से रिप्रेजेंट करता है। किससे, पी से रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओपीसी सीमेंट के अंदर नॉर्मली, ओपीसी सीमेंट के अंदर जो नॉर्मली वाटर कंटेंट होता है वो 20 और 30 के बीच में होता है, हर सीमेंट में अलग हो जाएगा। तो ओपीसी सीमेंट के अंदर याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि इस कंसिस्टेंट वाटर निकालना ना, जो पी निकाला है, जो जिससे सुई जो है वो निडल जो है वो 33 से 37, 33 से 37 नीचे जा रही थी, उस वाटर कंटेंट की हेल्प से हम यहाँ पे अब इनिशियल सेटिंग टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। आपने एक सीमेंट लिया, इसके अंदर आपने कोई पानी डाला, क्या डाला, वाटर डाला। इस वाटर को डाल के सीमेंट पेस्ट को लगाया, कहीं पे लगाया और छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो सूखेगा। जब ये पेस्ट सूखेगा तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देगा और सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी देर में इसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी, उस टाइम को ही हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात, ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम वही वाइकेट एपरेटस लेंगे, उसी वाइकेट एपरेटस में जो पी, आप पहले सबसे पहले पी पता करेंगे कि पी वाटर कंटेंट, कंसिस्टेंट वाटर कंटेंट उस सीमेंट का कितना है। फिर हम साफ करेंगे इसको पूरा और पी का 85% पानी लेंगे। कितना, सिर्फ 85% पानी, पी का 85% आपको पानी लेना है सिर्फ। पी मान लो 10 ग्राम था तो 10 का 85% आप पानी मिलाओगे सीमेंट में, फिर इसके अंदर भर दोगे, फिर उसके बाद में छोड़ दोगे।
यहाँ पे प्लंजर को लगा के छोड़ दोगे। फिर आप देखोगे कि इसको सूखने के लिए छोड़ दोगे, फिर प्लंजर को इसके ऊपर डालोगे। तो जो प्लंजर है वो कितने टाइम के बाद में आप देखोगे कितने टाइम आपको लगा है कि प्लंजर 33 से 37 mm अंदर जा रहा है। जिस टाइम पे वो 33 से 37 mm अंदर जाना बंद कर दे, उस टाइम को ही बोलेंगे इनिशियल सेटिंग कि भाई ये सेट हो चुका है, अब 33 37 नहीं जा पा रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक बार मैं फटाफट बुकिश लैंग्वेज समझा देता हूँ। इनिशियल सेटिंग टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट वाटर इज एडेड इनटू द सीमेंट अप टू द टाइम, जैसे पानी मिलाया तब से लेके सीमेंट स्टार्ट लूजिंग प्लास्टिसिटी, उसको ही बोलते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इनिशियल सेटिंग टाइम 500 ग्राम आपने सीमेंट ले ली, उसको गैग के साथ में मिलाया और पानी मिला दिया। पानी कितना? पी का 85%। पी क्या था पता है ना? और वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीमेंट। ओके, पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इतनी तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, फिल द पेस्ट इनटू द मोल्ड, मोल्ड के अंदर, और अलाउ द वाइकेट प्लंजर टू पेनिट्रेट इनटू द मोल्ड, छोड़ दिया प्लंजर को। आगे क्या होगा? इनिशियल सेटिंग टाइम इज रेफर्ड एज द टाइम दैट शोज penetration of 33 to 37 mm into the mold from the top। मतलब वो टाइम, जिस टाइम के अंदर, इनिशियल सेटिंग का मतलब कि कितने टाइम के अंदर ये 33 से लेके 37 तक पेनिट्रेशन करता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उस टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड। समझ में आ गई बात? ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम जो जनरली ओपीसी की देखते हैं वो 30 मिनट होती है। समझ में आ गई? कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि 90 माइक्रोन मैंने बताया कि उससे छोटा जो होगा वही आपका सीमेंट पार्टिकल होगा। उससे बड़ा हो गया तो यार वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो खुरखुरा हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 3.15 होती है सीमेंट की। और डेंसिटी ऑफ सीमेंट अगर आप देखो, एक यूनिट वॉल्यूम में 1440 kg आपको मिलेगा। एक बैग के अंदर 50 kg सीमेंट मिलेगा, और 1 मीटर क्यूब सीमेंट के अंदर 30 बैग, मतलब अगर आपने 1 मीटर क्यूब इस तरीके से बना दिया सीमेंट का, तो इसके अंदर कितने बैग लगे हैं पता है? 30 बैग्स लगे हैं। 30 बैग्स ऑफ द सीमेंट आपने लगाए हुए हैं। एक बैग का वॉल्यूम अगर निकालूं तो 0.0347 मीटर क्यूब होता है। याद रखना है, 0.0347 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ एक बैग। 1 बैग का होता है कितने का? 1 बैग का। 1 बैग सीमेंट का अगर वॉल्यूम कोई पूछे तो 0.0347 मीटर क्यूब। एक बैग को पानी की कितनी जरूरत होती है? इन जनरल 22.5 लीटर पानी ले आओ एक बैग के लिए, भाई पूरे के पूरे के साथ काम करना है। तो अब बात करेंगे हम फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है? कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको पी, जो पानी का वाटर कंटेंट था, वही मिलाना है उस सैंपल के साथ में। आपने ये सीमेंट ली, ये सीमेंट का सैंपल था, इस सीमेंट के सैंपल में आपने पी का 85% मिलाना है। मिला दिया, पेस्ट बना दिया, उसको मोल्ड पे लगा दिया। मोल्ड पे लगा दिया, मोल्ड पे में भरने के बाद में आपको पता है कुछ ऐसा ही दिखाई देगा ऊपर से देखने पे। तो अब की बार जो प्लंजर होगा ना, उसकी जो टिप होगी वो सर्कुलर होगी। पिछले बार में कैसी थी? स्क्वायर थी। कैसी थी? स्क्वायर। अब जो होगी वो कैसी होगी? सर्कुलर इन शेप होगी। अब आपको प्लंजर को छोड़ देना है। जिस टाइम पे अगर जो नोक है, जो टिप है, वो जिस टिप का निशान है वो विजिबल ना हो, उस टाइम को क्या बोलेंगे? फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, मतलब आपने सूखने दिया, फिर लगा के देखा कि यार अभी तो निशान पड़ रहा है, फिर आपने थोड़ी देर और सूखने दिया, फिर लगा के देखा, फिर देखा यार अभी भी निशान पड़ रहा है, फिर हटा दिया, फिर लगा के देखा, फिर देखा यार अब निशान नहीं आ रहा, तो आपने देखा कितने टाइम हो गया? इतना टाइम हो गया। तो ये है आपका फाइनल सेटिंग टाइम। समझ में आ गया फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब? ओके, तो ये आपको याद रखना है कि फाइनल सेटिंग टाइम में क्या होता है। अब हम चेक करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है? कंप्रेसिव क्या होता है? कंप्रेसिव मतलब दबाना, पिचकाना किसी चीज को, उसको सहने की शक्ति को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इस टाइम पे क्या करते हैं हम? सीमेंट लेते हैं, सीमेंट लिया, उस सीमेंट के अंदर सैंड भी मिलानी होती है यहाँ पे, क्योंकि सैंड भी मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल रियल टाइप में करेंगे।
तो 1:3 के रेशियो में आपको सैंड और सीमेंट मिलानी होती है। आप बोलोगे सैंड 3 होगी कि सीमेंट 3 होगी? तो जो 1 होता है वो सीमेंट होगी और 3 होता है वो सैंड होगी। प्लस में वाटर कितना मिलाना है, जो पी की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई 4, प्लस में 3%, P/4 प्लस 3%। ये कंप्रेसिव के लिए है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। मिला दिया। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, UTM पे लेके जाना है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, 3 डेज, लेस देन 3 डेज में जो आपको मोल्ड बनाना है, मोल्ड कितने मीटर का होना चाहिए, कितने mm का होना चाहिए, 70.5 mm का होना चाहिए। 70.5 mm का एक आपको क्यूब बना लेना है, 70.5 mm का क्यूब बना लेना है बॉस। ओके, 70.5 mm का एक क्यूब बना लेना है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC आफ्टर 3 डेज, 3 दिन तक उसको पानी में डुबो के रखना है, क्योरिंग करनी है उसकी। उसके बाद में देखोगे कि 160 kg उसके ऊपर फोर्स लगाओगे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां तक नहीं टूटना चाहिए, तो ठीक है। अगर टूट जाए तो खराब है, उससे ज़्यादा पे तो टूटेगा ही। 3 दिन के लिए इतना आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देना ही देना चाहिए, 160। ठीक है, अब ये एक आप बोल सकते हो कि 33 ग्रेड की सीमेंट के लिए एक तरीके से IS कोड है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 72 घंटे के लिए कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, 16 मेगापास्कल। मतलब क्या हुआ, 16 मेगापास्कल का मतलब हुआ 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मेगापास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 16 आएगा। और 168 आवर्स के लिए बोला है क्या, 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो UTM पे रख के चेक करते हैं, बस ये आपको याद रखना है। ये है आपका 3 दिन के लिए, ये है आपका 3 दिन के लिए, ये 7 दिन के लिए, ये 28 डेज के लिए, इस तरीके से है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपका हो गया था। द मोल्ड को आपने पानी में इमर्ज कर दिया था 3 डेज के लिए, और आपने देखा कि 160 उसकी UTM आ रही है। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। वैसे सीमेंट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ की कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हम टेस्ट कर लेते हैं। एक मोल्ड होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, इसके यहाँ पे आपको सीमेंट भरनी होती है। अब ऐसे ही सीमेंट बोरे से निकाल के तो भर नहीं सकते, तो क्या करना होता है, आपने सीमेंट निकाली, ये मान लेते हैं सीमेंट का सैंपल है। इस सीमेंट के सैंपल के अंदर क्या करना है, आपको पानी मिलाना है। कितना पता है, P जो आपको निकाला था ना, कंसिस्टेंट वाटर, P/5 प्लस में 2.5% आपको पानी इस सीमेंट के अंदर मिला देना है। पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद में फिर यहाँ पे अप्लाई करना है, देन यू हैव टू अप्लाई हियर। अप्लाई करने के बाद में एक लोड लगाना है इस तरीके से, और जो इसका एरिया होता है वो होता है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? In order to compute the tensile strength, prepare a mortar sand, मतलब वही 1:3 वाला केस है कि 1:3 में आपको यहाँ पे सैंड और सीमेंट, मतलब दिस इज सीमेंट, दिस इज सैंड, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलाना है दोनों को। मिलाने के बाद में पानी कितना मिलाना है, P/5 2.5% आपको वाटर मिलाना है। उसके बाद पेस्ट बना के यहाँ पे फिल कर देना है, और उसका जो एरिया होता है वो 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दैट्स इट। अब क्या करना है, अब देखोगे कि जितना लोड लगाया है, जिस लोड पे वो टूट जाता है, उस अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय एरिया को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट होता है आपका लैब टेस्ट में कंसिस्टेंसी टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आपने देख लिया, कुछ नहीं होता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ टर्म्स को याद रखनी है। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज कॉल्ड द साउंडनेस टेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साउंडनेस टेस्ट? देखो मैं समझाता हूँ। साउंडनेस का मतलब मैं दोबारा समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्या होता है साउंडनेस का मतलब। देखो, आपने यहाँ पे एक सीमेंट रखी, पानी मिला के और छोड़ दी। 10 दिन बाद आके देखिए ये सीमेंट फूल गई। क्या होगी? फूल गई सीमेंट। तो इसको ही बोलते हैं साउंडनेस। किस किस की वजह से होती है साउंडनेस? मेजरली लाइम की वजह से और मैग्नीशिया की वजह से। अब बोलोगे सल्फर की वजह से भी तो होती है। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन मेजरली बोला मैंने लाइम की और मैग्नीशिया की वजह से। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम सीमेंट आफ्टर हार्डनिंग, है ना, उसको बोलते हैं साउंडनेस। साउंडनेस इज नथिंग बट वॉल्यूम का चेंज होना। अब आपको मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या है, साउंडनेस 2 तरीके से निकाली जाती है, एक ले चैटेलियस एपरेटस या प्रिंसिपल की मदद से, एक ऑटोक्लेव की मदद से। लाइम्स का L और ले चैटेलियल का L दोनों मिला के याद रखोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैग्नीशिया की वजह से जो साउंडनेस आती है उसको ऑटोक्लेव से। ये क्वेश्चन आया था कि ऑटोक्लेव किसके लिए यूज होता है, मैग्नीशिया, लाइम, सल्फर
या फिर आयरन ऑक्साइड, तो ऑफ कोर्स मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले चैटेलियर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, लाइम के लिए कैसे अनसाउंडनेस कैसे टेस्ट करते हैं। इसके लिए एपरेटस होता है कुछ ऐसा दिखने वाला, है ना। डबल आप बोल सकते हो दो चम्मच को मिला के रख दो, या फिर बोल सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप होता है जिसकी डाया जो होती है वो 30 mm की होती है और हाइट डेप्थ भी 30 mm की होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीमेंट का पेस्ट भर देना है। भर दिया सीमेंट का पेस्ट, सीमेंट का पेस्ट भर देना है। भरने के बाद में इसको क्या करना है, आपको पानी के अंदर डाल देना है। 24 आवर्स के लिए पानी के अंदर छोड़ देना है। आपको पानी के अंदर 24 आवर्स एक दिन के लिए पानी के अंदर छोड़ देना है। और ये होते हैं इनके लेग्स, कितने लंबे होते हैं लेग्स, 165 mm के लेग होते हैं। तो जब ये सीमेंट फूलेगी तो ये लेग क्या होंगे, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो यहाँ पे 24 घंटे के बाद में आप डाल दोगे तो ये फूल जाएगा। तो मान लेते हैं ये x mm दूर चला गया, x mm दूर चला गया। फिर इसी सैंपल को आपको रीऑर्गेनाइज करना है और अब की बार पानी में डालना है। लेकिन ये जो पानी होगा वो बर्न हो रहा होगा, मतलब जल रहा होगा। ठीक है, आग लग रही होगी इस पानी में, और इसके अंदर आपको ये डाल देना है। आपने इसको डाल दिया, इस तरीके से आपने इसको डाल दिया। डालने के बाद में आपको 20-30 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है। फिर 3 घंटे के लिए छोड़ के बाहर निकाल लेना है। तो आपको पता है कि जब पानी गर्म करता है, पानी में गर्म करते हैं सीमेंट को, तो ये और ज़्यादा फूलती है। तो जो वैल्यू मिलेगी वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, मतलब YMM आपको वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी, YMM। तो यहाँ पे X एंड Y आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिली। अब ध्यान से सुनो, Y बड़ी होती है, X छोटी होती है। तो हम Y में से X को माइनस करते हैं। Y माइनस एक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। अगर 10 mm से ज़्यादा आ रहा है तो सीमेंट को बाहर फेंक दो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको साउंडनेस टेस्ट पता चल गया। देखो, साउंडनेस ड्यू टू लाइम ले चैटेलियर से पता करते हैं। साउंडनेस ड्यू टू लाइम इज मेजर्ड बाय दिस एपरेटस कंसिस्ट ऑफ द स्पाइट सिलेंडर। आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसकी डेप्थ भी 30 होती है, डाया भी 30 होती है, लेग 165 होते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट 100 ग्राम आपको सीमेंट लेना है और उसके अंदर पानी कितना मिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको पानी मिलाना है, जो कंसिस्टेंसी निकाली थी, कंसिस्टेंट वाटर निकाला था, उसका 78% आपको पानी मिला देना है उस सीमेंट के अंदर। ओके, रिक्वायर टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट। उसके बाद में क्या करना है, इसको आपको 24 घंटे के लिए डाल देना है नॉर्मल वाटर में, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला वाटर है। उसके बाद में इसके लेग्स के बीच में कुछ ना कुछ स्प्लिट हो जाएगा, उसको XMM से आप रिप्रेजेंट कर लोगे कि XMM डिस्टेंस आ गई है दोनों लेग के बीच में। उसके बाद में इसको बॉइलिंग वाटर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे 20-25 मिनट तक रखने के बाद में 3 घंटे इसके बाद निकालना है। फिर एक X के बाद में आपके पास में वैल्यू आएगी YMM स्प्लिट हो जाएगा। तो Y और X की वैल्यू जो होगी, तो Y माइनस जो X आएगा वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साउंडनेस टेस्ट में। ले चैटेलियर का देख लिया कि 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे हम ऑटोक्लेव, जो कि मैग्नीशिया के लिए हम निकालते हैं अनसाउंडनेस। देखो, ऑटोक्लेव का एक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर क्या खास बात होती है कि आप इसके अंदर स्टीम प्रेशर दे सकते हो अपने हाथ से कंट्रोल करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोल्ड बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, कितने mm का क्यूब बनाएंगे, तो 25 × 25 × 250 mm का एक इस तरीके से आपने क्यूबॉइड जैसा इस तरीके से बना दिया। ओके, अब क्या करना है, इसको बनाने के बाद में, इसको बिल्ड करने के बाद में आपको डाल देना है ऑटोक्लेव के अंदर। ऑटोक्लेव के अंदर आपने डाल दिया और ऑटोक्लेव के अंदर डाल के यहाँ पे आपने प्रेशर दिया, कितना, 21 kg, है ना। स्टीम प्रेशर देना है आपको 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टीम से प्रेशर देना है, कितनी देर के लिए, 3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल लेना है। अब जो 3 घंटे के लिए प्रेशर दे के बाहर निकाल लिया आपने, बाहर निकाल के इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम तो चेंज होगी ना, लेकिन इसकी जो पुरानी वॉल्यूम थी और नई वाली जो वॉल्यूम है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.8 मतलब 1% तक चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 नहीं, 0.8। ओके,
अब हम टाइप ऑफ सीमेंट्स के सारी टेस्ट हो गए, अब हम टाइप ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहली तरीके की जो सीमेंट होती है वो होती है आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। देखो क्या होता है रैपिड हार्डनिंग, रैपिड मतलब जल्दी, हार्डनिंग मतलब जल्दी से हार्ड होने वाली सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब क्या है सर? देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब है कि ऐसी सीमेंट जिसको लगाऊं मैं कहीं पे, जहाँ पे मैंने लगाया वहाँ पे जैसे ही लगाया वहाँ पे हार्ड होना, स्ट्रेंथ देना शुरू कर दे, जमना नहीं, स्ट्रेंथ देना स्टार्ट कर दे। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्विक सेटिंग सीमेंट से कंफ्यूज मत होना, ठीक है? डोंट कंफ्यूज विथ क्विक सेटिंग सीमेंट, ओके? जो कि जल्दी से सेट होती है, उसमें डिफरेंस है हार्ड होने वाली में और क्विक सेटिंग में, दोनों में डिफरेंस है। देखो सीमेंट जो होती है वो 7 दिन में अटेन करती है, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सिर्फ 3 दिन में ही अपनी स्ट्रेंथ को अटेन कर लेती है, कंप्लीट स्ट्रेंथ को। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सीमेंट को फाइन कर दो, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी जल्दी जल्दी रिएक्शंस होंगी। और जो आपका C3S जो कि स्ट्रेंथ देने का ही काम करता है, कौन? C3S, उसको भी इंक्रीज कर दो, तो आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपकी फाइननेस होती है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया से मेजर की जाती है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250, मतलब इससे ज़्यादा अगर छोटा लिया तो जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो बढ़ जाएगा। क्यों? साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो जो स्ट्रेंथ पकड़ने में टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? इससे ज़्यादा नॉट लेस देन, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। किससे छोटा? 3250 से छोटा नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होते ही साइज ऑफ पार्टिकल होगा मोटा, मोटा पार्टिकल स्ट्रेंथ पकड़ने में टाइम लेता है। तो याद रखना है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर 3250। ओके, कहाँ काम आता है? जहाँ जल्दीबाजी होती है ना, मेट्रो, इमरजेंसी वर्क, तुरंत भाई तुरंत स्ट्रेंथ चाहिए। एक और होता है एक्स्ट्रा रैपिड, मतलब रैपिड का भी पापा। इसके अंदर हम कुछ नहीं करते, हार्डनिंग सीमेंट के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, है ना, CaCl2 डाल देते हैं। तो रैपिड के अंदर अगर कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया तो ये आपका कितना डालते हैं? 2% डालना होता है। जितनी भी सीमेंट है उसका 2%, मतलब 100 किलो सीमेंट है, 100 kg सीमेंट है, तो उसके अंदर 2 kg आप CaCl2 डाल दो। तो ये क्या करता है? फ्लक्स की तरह काम करता है। देखो, द सीमेंट मस्ट बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्ट, प्लेस्ड, कॉम्पैक्ट, फिनिश्ड ओनली 20 मिनट्स। मतलब जो सारा काम करना है ना भाई, 20 मिनट के अंदर हो जाएगा काम। पिछले वाले में 30 मिनट के अंदर हो रहा था, इसमें 20 मिनट के अंदर जम जाएगा। इसलिए सारा काम सिर्फ 20 मिनट, आप बोल सकते हो इनिशियल सेट होना 20 मिनट में स्टार्ट कर देता है ये प्लास्टिसिटी लूज करना। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 25% ज़्यादा होती है रैपिड हार्डनिंग से भी, सिर्फ क्या डालने से? कैल्शियम क्लोराइड डालने से। ओके, लेकिन अगर आप OPC डालो, एक्स्ट्रा रैपिड डालो या रैपिड डालो, 90 दिन के बाद में अगर आप OPC की भी देखोगे, रैपिड की भी देखोगे और एक्स्ट्रा रैपिड की भी स्ट्रेंथ देखोगे तो सेम ही आएगी। तीनों की जो स्ट्रेंथ आएगी वो सेम आएगी। 90 डेज के बाद में स्ट्रेंथ, मतलब जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए ये ठीक है, लेकिन 90 दिन के बाद देखोगे यार तुम तो दोनों ही सारे ही सेम दे रहे हो, तो जल्दी स्ट्रेंथ तो ये देते हैं लेकिन सारे सेम देते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ये कहाँ काम आती है? देखो फॉर एग्जांपल आपको एक सीवेज वर्क करना है या फिर एक मरीन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल अटैक्स होते हैं, तो कम से कम केमिकल अटैक हों ऐसी सीमेंट बनानी है। तो जहाँ पे सी वाटर होता है वहाँ पे क्या होना, क्या करना है कि ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ करें कि जो रिएक्शन होती है वो कम पड़ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, in this cement the proportion of alumina is reduced such that the should not be greater than 5%। आपको पता है जो एल्यूमिना है उसको कम कर देते हैं पहली चीज़। और जो जल्दी जल्दी रिएक्शन करने वाली चीज़ें होती है ना, जैसे कि C3A, मैंने बोला था एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? हाइड्रेशन करने के लिए। उसको कम कर दो, एल्यूमिना को कम कर दो, बहुत कम कर दो, तो रिएक्शन विद वाटर कम हो जाएगा। रिएक्शन ही नहीं करेगा, सल्फेट आए चाहे कैल्शियम आए चाहे कुछ भी आए, आएगा आके चला जाएगा बस। तो ये याद रखना है। इट ऑल्सो रिड्यूस द सर्टेन एक्सटेंट। ओके, कॉस्ट कम होती है, रेजिस्टिविटी इसकी हाई होती है, ये आपको याद रखना है भाई। कॉस्ट बहुत सस्ता मिलता है, और अब सल्फेट से काम नहीं चल रहा तो सुपर सल्फेट भी बना दिया। इसके अंदर हमने क्या बोला कि एक ऐसा सीमेंट बनाओ जो जवाब ही ना दे, मतलब कोई भी केमिकल उसके पास आए वो देखे तक ना उसके लिए।
तो हम उसमें क्या डालते हैं, ब्लास्ट फर्नेस डाल देते हैं। आप बोलोगे ब्लास्ट फर्नेस क्या है? देखो, अगर आपने ओर का नाम सुना है ना, ओर क्या होता है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम चाहिए, अब जमीन खोद के एल्यूमिनियम तो निकलता नहीं है, एल्यूमिनियम के साथ में गंदगी चिपकी हुई निकलती है, उन दोनों को मिला के ओर बोलते हैं। मतलब एल्यूमिनियम प्लस में गंदगी इक्वल टू ओर, याद रखना है। एल्यूमिनियम प्लस में गंदगी इज इक्वल टू ओर, याद रखना है। ओर में से एल्यूमिनियम आपने निकाल लिया और बची हुई जो चीज़ होती है उसको हम स्लैग बोलते हैं। तो जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जिसमें से मेटल्स निकाले जाते हैं, उनमें स्लैग फालतू में पड़े रहते हैं। हम गए, हम इंजीनियर ठहरे, हमने जाके बोला कि 80 से 85% इसको मिलाओ यार, क्या होता है। तो हमने देखा कि यार जब मैं सीमेंट मिलाता हूँ 5 से 10% और स्लैग ज़्यादा रखता हूँ और जिप्सम भी मिला देता हूँ, जमे ना जल्दी से पानी डालते ही, तो मैं देखता हूँ कि ये तो बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं देता। लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात है, ये बहुत लूज कर देता है अपनी स्ट्रेंथ को, सीमेंट लूज कर देता है अपनी स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट टाइप होता है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसके अंदर सेम स्लैग डालने हैं, क्लिंकर डालने हैं, बस क्लिंकर को आपको ने बढ़ा दिया। पहले 85 तक था आपका स्लैग, यहाँ 50 तक लेके आ गए और क्लिंकर्स को 50 तक कर दिया आपने, और जिप्सम है एज इट इज़ है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होती है उसकी 10 मिनट होती है, याद रखना। इनिशियल सेटिंग टाइम तो इसकी ओपीसी के बराबर ही होती है। दिस सीमेंट ऑफर्स द हाई वाटर टाइटनेस, लो हीट ऑफ द हाइड्रेशन, हाई रेजिस्टेंस द अटैक ऑफ द क्लोराइड और द सल्फेट। ओके, ये तो आपको पता है कि केमिकल को देख झांकता भी नहीं है ये, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसी सीमेंट बनाओ जो तुरंत जम जाए, मतलब जैसे लगाएं वैसे ही जम जाए, तुरंत आपको मेट्रो का काम करना है, एक दिन में चाहिए, तो यहाँ पे आप क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हो। इन दिस सीमेंट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीज। आपको पता है नहीं कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिना जो होता है, उसको जितना बढ़ाओगे उतनी जल्दी सीमेंट जमती जाएगी, तुरंत जम जाएगी। एंड द कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम बोला है उसको कम कर दो। जिप्सम क्या करता है, जमने नहीं देता, एल्यूमिना जल्दी जमा देता है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, द इनिशियल सेटिंग टाइम जब एल्यूमिना बढ़ाया तो 5 मिनट ही हो गई भाई, पहले कितनी थी 30 मिनट, अब हो गई 5 मिनट, ओपीसी की 30 मिनट थी, और फाइनल सेटिंग टाइम हो गई अब 30 मिनट। तो एल्यूमिना जितना बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें जमने लग जाएंगी। कहाँ काम आती है ये, जैसे ग्राउटिंग करनी है। ग्राउटिंग मतलब एक सड़क थी, यहाँ पे टूट गई, यहाँ पे इसको भरना है, तो इसको ग्राउटिंग बोलते हैं। वाटर कंस्ट्रक्शन में, वाटर कॉन्क्रीटिंग में जल्दी से काम करके निकलना है तो आप एल्यूमिना बढ़ा दो, जल्दी से चिपक जाएगा सीमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लो हीट सीमेंट। ऐसी सीमेंट जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस ना हो। हीट कौन प्रोड्यूस करता था, दोनों प्रोड्यूस करते थे, दोनों को भगा दो। ऐसा सीमेंट कहाँ काम आता है, फॉर एग्जांपल आपको डैम बनाना है जो कि सालों साल तक इसका प्रोजेक्ट चलेगा, 5 साल तक तो कम से कम चलेगा, तो आपको चाहिए एक दिन में जमने वाली नहीं, सालों में धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करे। तो ऐसी सीमेंट मिलाओ जो लो हीट हो। लो हीट मतलब धीरे धीरे करके हीट प्रोड्यूस करे और स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे। तो आपको C2S पता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता था, तो C2S आपने इंक्रीज कर दिया। बस यही बातें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, याद नहीं रखने, आपको सिर्फ याद रखना है C2S बढ़ा देना है। नेक्स्ट है आपका, ये स्लोली आपको स्ट्रेंथ देगा। कहाँ काम आएगा, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, मास कॉन्क्रीटिंग में आप ऐसी सीमेंट का यूज करोगे, लो हीटिंग। नेक्स्ट होता है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको PPC के नाम से जानते हैं और मैक्सिमम आजकल यही आपको मार्केट में मिलती है। दिस इज सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटीग्रेटिंग सीमेंट क्लिंकर्स विद द 10% से 15% पोज़ोलाना मटीरियल। अब बोलोगे कि पोज़ोलाना क्या है, ये पोज़ोलाना क्या है, ये पोज़ोलाना। तो पोज़ोलाना होता है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टियाँ चलती हैं, जैसे आपको पता होगा कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि इस तरीके से पानी का टैंकर होता है, नीचे बहुत बड़ा एक कोल होता है, कोयला होता है जिसको हम जलाते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और पानी गर्म होके यहाँ से एक हीट प्रेशर निकलता है, और हीट प्रेशर निकलने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपको टरबाइन घुमाते हैं, तो जो कोयला जला और उसकी क्या बची हमें, फ्लाई राख बची। इस राख का उपयोग क्या होगा, तो इसका उपयोग हम इंजीनियर ठहरे, हमने बोला हमको दे दो, हम इसको सीमेंट में मिलाएंगे 10 से 15% और हम इससे सीमेंट बनाएंगे बढ़िया वाली। इससे क्या पता चला कि जो सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट ही रहा और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे ही रहा, जैसा पहले OPC में था। पोज़ोलाना मटेरियल से एक चीज़ निकल के आई
कि जो एल्यूमिनस कंपाउंड होता है, कैल्सियस कंपाउंड होता है, वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, इसकी वजह से इसके सेम टू सेम सीमेंटियस प्रॉपर्टीज आपको अच्छी मिल रही थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज, सीमेंटियस प्रॉपर्टीज अच्छी मिली। पोज़ोलाना मटेरियल कौन कौन से होते हैं सर? चारकोल होता है, सुर्खी होता है, फ्लाई ऐश मैंने बता ही दिया, जितने भी स्लैग होते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, उसको सीमेंट में डालो और सीमेंट होगी चौकी चौकी। नेक्स्ट होता है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में और देखते हैं। ये आपकी साउंडनेस भी कम देती है, लेस वॉल्यूमेट्रिक चेंज। ठीक है, हाई प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए और कंक्रीट और वाटर पाइप के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोफोबिक सीमेंट। देखो पुराने ज़माने में जो सीमेंट का जो बैग आता था, उसके अंदर जो सीमेंट आती थी, उसको अगर आपने गलती से पानी के पास में रख दिया ना, पानी के पास में अगर आपने रख दिया तो वो जम जाती थी, बिल्कुल सूख के एकदम पत्थर बन जाती थी। अब सूख के पत्थर बन गए भैया, अब सूख के पत्थर बन गए तो कोई काम की नहीं रही। तो यार हमने सोचा एक काम करते हैं, जो पार्टिकल होता है ना, उसके ऊपर कोई एक ऐसी लेयर बना देते हैं जिससे पानी से कांटेक्ट में नहीं आए, जिसको बोल दिया हमने हाइड्रोफोबिक। आजकल जितनी भी सीमेंट आ रही है वो सारी हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो उसके लिए हमने दो तरीके के एसिड लगा दिए। क्या, कौन से? एक तो स्टारिक और एक ओलिक एसिड। किसके ऊपर? आपके सीमेंट पार्टिकल के ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद में क्या किया, उसको बैग में पैक कर दिया। अब अगर हमें इसको हटाना है, आप बोलोगे कि अगर मैं बैग से निकालूंगा सीमेंट को तो पानी मिलाने पे मिलेगा ही नहीं, तो हम बैग को ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराते हैं धम्म से। तो उससे क्या होता है, जो लेयर होती है वो टूट जाती है, फिर इजीली काम करती है। और इन इंडिया वी कैन यूज द सीमेंट अप टू 90 डेज। इंडिया के अंदर जिस दिन बनती है सीमेंट, उससे 90 दिन में यूज हो जानी चाहिए, नहीं तो खत्म। ओलिक और स्टेरिक एसिड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होती है? देखो सबसे पहले तो यूज ही क्यों करी जाती है हाई एल्यूमिना? कोई ऐसी जगह जहां पे आपको फायर रेजिस्टेंस चाहिए, आग ना लगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आग से बचाने का काम भी एल्यूमिना करता है, वहां पे चाहिए। दिस सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंग्रेडिएंट सीमेंट क्लिंकर ऑब्टेन फ्रॉम द बॉक्साइट और लाइमस्टोन। मैंने बताया कि बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिना का ही भाई होता है। तो एल्यूमिनियम बढ़ाना है तो भाई साहब बॉक्साइट से निकाल लेंगे एल्यूमिना। इन दिस सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना नॉट मोर देन 32%। 32% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भर दिया 100% एल्यूमिना। और जो लाइम है वो भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल कम, नहीं तो स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी, फूंक मारोगे टूट जाएगी बिल्डिंग। तो जो सैचुरेशन फैक्टर है वो, उनके बीच का जो रेशो होना चाहिए लाइम का और एल्यूमिना का, वो होता है 0.88 से लेके 1.08 के बीच में। ये रेशो लाइम और एल्यूमिना का होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम आपकी 3 घंटे और 60 मिनट और 3 घंटे और 30 मिनट हो जाती है, लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से घट के 5 घंटे तक आ जाती है। अब हम बात करते हैं वाइट सीमेंट की। देखो वाइट सीमेंट कुछ नहीं होती। अगर आप आयरन ऑक्साइड को भगा दो सीमेंट से तो सीमेंट वाइट कलर की बन जाएगी। अब इस सीमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं? कलरफुल सीमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो डिज़ायरेबल कलर होता है वो डाल देते हैं और बस हम उसको बना देते हैं। लेकिन ये टाइम के साथ में अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देता है। ओके, टाइम के तुरंत नहीं देता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको देता है, बहुत लॉन्ग टाइम में देता है। कलर सीमेंट मैंने बताया कि कलर मिलाते जाओ, और वाइट सीमेंट में कलर मिलाओ, आपको कलर सीमेंट, रेनबो सीमेंट मिलेगी, ओके, सिल्वरेटिक सीमेंट मिलेगी। तो ये ऐसी सीमेंट आपको मिल जाएंगे। ड्यू टू द फ्लाई ऐश इनहेलिंग, मतलब फ्लाई ऐश पता है क्या होता है? जहाँ पे फैक्ट्रियाँ चलती है वहाँ का जो राख होती है उसको अगर आप सूंघोगे तो आपको बीमारी होगी जिसका नाम होता है फाइब्रोसिस सिलिशियस। ओके, सिलियोसिस, फाइब्रोसिस सिलियोसिस। ओके, ये बीमारी आपको हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बस, स्नो सैम इज द वाटर प्रूफ कलर्ड सीमेंट। कलर्ड भी है, वाटर प्रूफ भी है। स्नो, SNOWWCEM, इसको बोलेंगे स्नो सैम। ओके, स्नो सैम। ओके, so this was the complete cement chapter. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Thank you very much.